नियति की स्याही रक्त से लिखी जाती है। इतिहास गवाह है, हजारों वर्ष पूर्व जब धर्म और अधर्म की सीमाएं धुंधली थीं, एक महायुद्ध लड़ा गया। यह युद्ध भूमि के लिए नहीं था, यह सत्ता के लिए नहीं था, यह युद्ध था काल को वश में करने की अंधी दौड़-धज का। एक ओर थे देवों के वंशज जो प्रकृति के नियमों का सम्मान करते थे, दूसरी ओर थे असुर जो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए हर सीमा लांघने को तैयार थे। उस युद्ध के केंद्र में था एक योद्धा, वीरभद्र। उसका पराक्रम ऐसा था कि स्वयं यम भी उससे भयभीत रहते थे। उसकी तलवार जब चलती थी तो धरती कांप उठती थी और आकाश में रक्त के बादल छा जाते थे। वह धर्म के लिए लड़ीडी रहा था, या शायद उसे ऐसा लगता था। वीरभद्र अकेला नहीं था, उसके साथ थी तांत्रिक राजकुमारी कामाख्या। उसकी आंखें ब्रह्मांड के रहस्यों को देख सकती थीं। उसकी उंगलियां हवा में ऐसे चिन्ह बनाती थीं जिनसे अदृश्य शक्तियां जागृत हो जाती थीं। कामाख्या को काल के पार देखने का वरदान प्राप्त था, पर यही वरदान उसका सबसे बड़ा अभिशाप भी था। वह भविष्य में होने वाले विनाश को देखती थी और उसे रोकने के लिए वर्तमान में तंत्र का ऐसा जाल बुनती थी जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता था। वह मानती थी कि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे बलिदान आवश्यक हैं। उसका प्रेम वीरभद्र के लिए था, पर उसकी निष्ठा अपनी शक्तियों के प्रति अधिक थी। वह नहीं जानती थी कि उसका हर कदम उन्हें विनाश के और करीब ले जा रहा था। इस कहानी में एक तीसरा कोना भी था, एक निर्दोष ब्राह्मण बालक श्री प्रकाश। उसे वेदों का ज्ञान था, मंत्रों की शक्ति का बोध था। वह जानता था कि कुछ मंत्रों का उच्चारण कभी नहीं करना चाहिए, वे मंत्र जो समय के धागों को तोड़ सकते हैं। वह वीरभद्र को अपना आदर्श मानता था और कामाख्या को अपनी देवी। वह उन दोनों की परछाई में रहता था, उनकी हर आज्ञा का पालन करता था। युद्ध की उस भयानक रात जब असुरों की सेना हावी हो रही थी, कामाख्या ने श्री प्रकाश को एक मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जो वीरभद्र को अजेय बना सकता था। बालक ने अपनी भक्ति में उस मंत्र के भयानक परिणामों को अनदेखा कर दिया। जैसे ही श्री प्रकाश ने मंत्र का जाप आरंभ किया, आकाश में एक रक्तवर्ण का तारा चमक उठा। वीरभद्र की भुजाओं में असुरों का बल आ गया, पर उसकी आत्मा में एक प्यास जाग उठी, रक्त की प्यास। वह अब मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर पा रहा था। उसकी तलवार धर्म के शत्रुओं पर ही नहीं बल्कि निर्दोषों पर भी उठने लगी। कामाख्या ने जो चाहा था वह उसे मिल गया था, पर उसकी कीमत बहुत बढ़ी थी। वीरभद्र अब एक योद्धा नहीं, एक रक्त पिपासु बन चुका था। उसकी आत्मा काल के चक्र में हमेशा के लिए फंस गई थी, एक शाप के साथ। वह शाप जो उसे हर जन्म में रक्त बहाने पर विवश करेगा। युद्ध तो समाप्त हो गया, पर एक नई अधिक भयानक कहानी का आरंभ हुआ। महाकाशी का नगर, समय और स्थान से परे, जहां आत्माएं अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आती हैं। युद्ध के बाद वीरभद्र, कामाख्या और श्री प्रकाश की आत्माएं भी वहीं पहुंची। उनके शरीर नष्ट हो चुके थे, पर उनकी चेतना एक अदृश्य धागे से बंधी हुई थी। वीरभद्र की आत्मा क्रोध और पीड़ा से जल रही थी। उसे अपनी अजेय शक्ति का घमंड था, पर साथ ही अपने हाथों हुए निर्दोषों के संहार का पश्चाताप भी। वह कामाख्या की ओर देखता था, उसकी आंखों में प्रेम भी था और धोखा खाने का दर्द भी। वह जानता था कि उसकी इस दशा की जिम्मेदार कामाख्या की महत्वाकांक्षा थी, फिर भी वह उससे दूर नहीं जा सकता था। उनका बंधन कर्मों से कहीं गहरा था। कामाख्या की आत्मा शांत थी, पर उस शांति के नीचे एक गहरा तूफान छिपा था। वह महाकाशी के ज्ञान सागर में उस भूल का उत्तर खोज रही थी। उसने काल को जीतने का प्रयास किया था, पर काल ने उसे ही अपना बंदी बना लिया था। उसे झात हुआ कि जिस मंत्र का उसने उपयोग किया वह अधूरा था। वह काल विजय मंत्र नहीं, बल्कि काल बंधन मंत्र था। उसने वीरभद्र को शक्ति तो दी, पर उस शक्ति को संतुलित करने वाला ज्ञान नहीं दिया। उसकी आत्मा अब वीरभद्र की आत्मा के साथ एक ऐसे चक्र में बंध चुकी थी जहां प्रेम, शक्ति और विनाश का नृत्य अनंत काल तक चलना था। वह मुक्ति चाहती थी, पर मुक्ति का मार्ग उसी भूल से होकर जाता था जिसे सुधारना अब असंभव लग रहा था। श्री प्रकाश की आत्मा भय और अपराध बोध से कांप रही थी।
वह एक निर्दोष बालक था जिसकी भक्ति का दुरुपयोग हुआ था। महाकाशी में उसे अपने कर्म का वास्तविक अर्थ समझ आया। उसने जिस मंत्र का जाप किया था, उसने न केवल वीरभद्र को शापित किया, बल्कि तीनों की आत्माओं को एक साथ बांध दिया था। वह अब न तो स्वर्ग जा सकता था, न ही नरक। उसे हर जन्म में वीरभद्र और कामाख्या के साथ जन्म लेना था, उनके कर्मों का साक्षी बनना था। उसकी नियति थी उस संतुलन को खोजना जो उसकी एक भूल ने बिगाड़ दिया था। वह उन दोनों के बीच एक सेतु था, एक ऐसा सेतु जो या तो उन्हें मुक्ति दिला सकता था या फिर हमेशा के लिए विनाश के गर्त में धकेल सकता था। महाकाशी के देवताओं ने उन तीनों की नियति का लेख पढ़ा। उन्होंने देखा कि कैसे एक मंत्र ने कालचक्र में एक गांठ डाल दी है। यह गांठ केवल वही तीनों मिलकर खोल सकते थे। उन्हें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा जब तक कि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित न कर लें, जब तक वीरभद्र अपनी रक्त की प्यास पर विजय न पाले, कामाख्या अपनी शक्ति के मोह को त्याग न दे और श्री प्रकाश अपनी भक्ति और ज्ञान में संतुलन न स्थापित कर ले। और इस प्रकार महाकाशी से उनकी यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हुआ, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था। उनकी कहानी अब महाकाशी की दीवारों पर अंकित हो चुकी थी, एक चेतावनी के रूप में। समय का पहिया घूमता रहा, सदियां बीत गईं, युग बदल गए। वर्ष 2025 में उन्हीं 3 शापित आत्माओं ने एक बार फिर जन्म लिया। इस बार उनका रणक्षेत्र कोई प्राचीन भूमि नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीक की दुनिया थी। वीरभद्र की आत्मा ने एक भारतीय अमेरिकी अरबपति विक्रम सिंह के रूप में जन्म लिया। विक्रम के पास असीम धन था, तेज दिमाग था और एक ऐसी बेचैनी थी जो उसे कभी शांत नहीं रहने देती थी। उसे हमेशा लगता था कि वह किसी बद्धी चीज के लिए बना है। उसे अपने पिछले जन्मों की कोई स्मृति नहीं थी, पर कभी कभी सपनों में उसे तलवारों की खनक और रक्त की गंध महसूस होती थी। उसकी आंखों में वही पुरानी आग थी, दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की वही पुरानी इच्छा। कामाख्या की आत्मा ने भारत में जन्म लिया, डॉ काया शर्मा के रूप में। वह एक प्रतिभाशाली जेनेटिक वैज्ञानिक और तांत्रिक ज्ञान की गुप्त झाता थी। उसके पूर्वज कामाख्या मंदिर के पुजारी थे और तंत्र का ज्ञान उसे विरासत में मिला था। वह जानती थी कि विज्ञान और अध्यात्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वह मानव चेतना के रहस्यों को सुलझाना चाहती थी, मृत्यु पर विजय पाना चाहती थी। उसे अक्सर एक शक्तिशाली योद्धा का चेहरा याद आता था, एक ऐसा चेहरा जिससे वह प्रेम भी करती थी और भय भी। वह विक्रम से एक कॉन्फ्रेंस में मिली और पहली ही नजर में उन्हें लगा कि वे एक दूसरे को सदियों से जानते हैं। उनका मिलना नियति का ही एक खेल था। और श्री प्रकाश, उसकी आत्मा ने एक साधारण परिवार में श्री के रूप में जन्म लिया। श्री एक नैतिक हैकर और क्वांटम फिजिक्स का छात्र था। वह अंतर्मुखी था, पर उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। वह हमेशा से विक्रम सिंह के काम का प्रशंसक रहा था और काया शर्मा के शोध का अनुयायी था। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि इन दोनों लोगों से उसका कोई गहरा नाता है। जब विक्रम और काया ने अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए एक प्रतिभाशाली दिमाग की तलाश शुरू की, तो उनकी खोज श्री पर आकर समाप्त हुई। जैसे ही तीनों एक कमरे में मिले, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार खड़ी रहा हो। इस बार उनका उद्देश्य अलग था, पर जुनून वही था। विक्रम दुनिया की समस्याओं को अपनी तकनीक से हल करना चाहता था। काया मानव विकास को अगले स्तर पर ले जाना चाहती थी और श्री, वह बस इन दोनों की मदद करना चाहता था, यह जाने बिना कि वह फिर से उसी चक्रव्यूह में फंस रहा है। उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी आत्माओं पर लगा कालचक्र का शाप अभी भी सक्रिय है। रक्त पिपासु की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। वह बस एक नए रूप में, एक नए अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। और इस बार उसके हाथ में प्राचीन तलवार नहीं, बल्कि आधुनिक विज्ञान का सबसे विनाशकारी हथियार लगने वाला था। विक्रम और काया ने मिलकर एक गुप्त परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने इसे नाम दिया प्रोजेक्ट रक्तगर्भ। इसका उद्देश्य था
मानव डीएनए में छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना। काया का मानना था कि तंत्र के प्राचीन मंत्र और विज्ञान के जेनेटिक कोड दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो इंसान अपनी सीमाओं से परे जा सकता है, अमरता को भी प्राप्त कर सकता है। विक्रम ने इस परियोजना में अपना सारा धन और प्रभाव झोंक दिया। उसने हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत के नीचे एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण करवाया। यह स्थान पवित्र भी था और रहस्यमयी भी, ठीक उनकी परियोजना की तरह। श्री को इस प्रयोगशाला का मुख्य आर्किटेक्ट बनाया गया। उसने एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर डिजाइन किया जो संस्कृत के मंत्रों को बाइनरी कोड में अनुवाद कर सकता था। यह कंप्यूटर सीधे मानव डीएनए के साथ संवाद कर सकता था। श्री अपने काम में इतना डूब गया था कि उसे इसके नैतिक पहलुओं पर सोचने का समय ही नहीं मिला। वह बस काया के ज्ञान और विक्रम के दृष्टिकोण से प्रभावित था। उसे लगता था कि वे मानवता के लिए एक नया सवेरा ला रहे हैं। वह नहीं जानता था कि वह अनजाने में उसी प्राचीन काल बंधन मंत्र को एक नए और अधिक शक्तिशाली रूप में फिर से बना रहा था। इतिहास की सबसे बड़ी भूल दोहराई जा रही थी। प्रयोगशाला के केंद्र में एक रक्तगर्भ कक्ष था। इस कक्ष में स्वयंसेवकों के डीएनए को प्राचीन तांत्रिक ऊर्जा और क्वांटम सिग्नलों के संपर्क में लाया जाता था। शुरुआती परिणाम चमत्कारी थे। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगीं। उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ गईं। विक्रम और काया को लगा कि वे सफलता के बहुत करीब हैं, पर उन्होंने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। जिन लोगों पर यह प्रयोग किया जा रहा था, उनकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा और व्यवहार में आक्रामकता बढ़ने लगी थी। उनकी आत्माओं में छिपी आदिम प्रवृत्तियां जागृत हो रही थीं। वही रक्त की प्यास जो कभी वीरभद्र की आत्मा में जागी थी। काया ने इन बदलावों को देखा, पर उसने इसे प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट मानकर अनदेखा कर दिया। वह अपनी सफलता के मोह में अंधी हो चुकी थी, ठीक अपने पिछले जन्म की तरह। विक्रम को भी केवल परिणाम दिख रहे थे। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा, जो मृत्यु को भी नियंत्रित कर सकेगा। श्री ने क्वांटम डेटा में कुछ विसंगतियों को देखा। उसने पाया कि सिस्टम एक अज्ञात ऊर्जा स्रोत से शक्ति खींच रहा था, एक ऐसी ऊर्जा जो नकारात्मक और विनाशकारी थी। उसने विक्रम और काया को चेतावनी देने की कोशिश की, पर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। रक्त गर्भ का प्रयोग अब उनके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। रक्त गर्भ परियोजना के प्रभाव अब प्रयोगशाला की दीवारों तक सीमित नहीं रहे। विक्रम ने अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करने के लिए अपनी तकनीक के सूक्ष्म संस्करणों को वैश्विक नेटवर्क में एकीकृत करना शुरू कर दिया। उसने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम को हैक कर लिया। एक ही रात में उसने कुछ कंपनियों को आसमान पर पहुंचा दिया और कुछ को धूल में मिला दिया। दुनिया भर के वित्तीय बाजार में हाहाकार मच गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। यह कोई साधारण साइबर हमला नहीं था। यह शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जो तर्क से परे था। विक्रम को यह सब एक खेल की तरह लग रहा था, अपनी अजेयता का उत्सव। उधर भारत में काया ने अपनी शक्तियों का उपयोग एक अलग तरीके से किया। उसने दिल्ली में एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी ऊर्जा चिकित्सा से ठीक करना शुरू कर दिया। लोग उसे देवी मानने लगे, पर जल्द ही इस चमत्कार का स्याह पक्ष सामने आने लगा। जिन लोगों को उसने ठीक किया था, वे अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थे। वे उसकी इच्छा के बिना कोई काम नहीं करते थे। वे उसके भक्त बन चुके थे, एक ऐसी सेना जो उसके एक इशारे पर कुछ भी कर सकती थी। काया ने अनजाने में अपनी एक निजी सेना बना ली थी, जो भक्ति और भय पर आधारित थी। उसे अपनी शक्ति का नशा होने लगा था। इन घटनाओं ने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों का ध्यान खींचा। अमेरिका की एक गुप्त संस्था टाइम बैलेंस कमांड इस मामले की जांच में जुट गई। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण आपराधिक गतिविधि नहीं है। ऊर्जा के जो पैटर्न वे देख रहे थे, वे क्वांटम विरूपण और समय की रेखा में छेदछादछ की ओर इशारा कर रहे थे। उन्हें शक था कि कोई समय के नियमों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। टाइम बैलेंस कमांड को इतिहास के उन गुप्त समाजों के बारे में पता था
जो ऐसी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे हैं। उन्हें डर था कि कोई प्राचीन और खतरनाक शक्ति फिर से जागृत हो गई है। श्री, जो अब भी कैलाश की प्रयोगशाला में था, इन सभी घटनाओं को दूर से देख रहा था। उसे विक्रम के वित्तीय हमलों और काया के बढ़ते प्रभाव के बारे में पता था। उसके क्वांटम कंप्यूटर का डेटा चीख चीख कर कह रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह देख सकता था कि कैसे रक्त गर्भ की ऊर्जा एक मकद्दी के जाले की तरह पूरी दुनिया में फैल रही थी, लोगों की चेतना को प्रभावित कर रही थी। उसे पहली बार अपने काम के परिणामों का असली भयानक रूप दिखाई दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक राक्षस को बनाने में मदद की है। अब उसके सामने एक ही विकल्प था, या तो वह अपने आदर्शों के साथ खड्डे ढा रहे या फिर इस विनाश को रोकने का कोई रास्ता खोजे। श्री भयभीत था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे एहसास था कि विक्रम और काया को रोकना अब साधारण तरीके से मुमकिन नहीं है। अब उसे एक ऐसी शक्ति की दरकार थी जो रक्त गर्भ की विनाशकारी ऊर्जा का सामना कर सके। उसने प्रयोगशाला के उन प्राचीन ग्रंथों और डेटा का अध्ययन शुरू किया जिन्हें काया ने अब तक अनदेखा कर दिया था। इन्हीं ग्रंथों में उसे एक रहस्यमयी शब्द मिला, काल भैरव। यह शब्द बार बार उस अधूरे कालबंधन मंत्र के साथ आता था। श्री को लगा कि शायद यही उस मंत्र का खोया हुआ हिस्सा है, संतुलन बनाने वाली शक्ति। उसे समझ आ गया कि उसकी नियति सिर्फ साक्षी बने रहना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। गहन शोध के बाद श्री ने एक भयानक सत्य की खोज की। काल भैरव कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक अवस्था थी। यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक था, पुरुष और स्त्री ऊर्जा का पूर्ण संतुलन। यही वह अवस्था थी जो वीरभद्र को अजेय बनाने वाले मंत्र को संतुलित कर सकती थी। ग्रंथों में लिखा था कि केवल एक शुद्ध आत्मा, जिसमें न तो शक्ति का मोह हो और न ही विनाश की इच्छा, वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकती है। श्री को एहसास हुआ कि यह भूमिका उसी के लिए लिखी गई थी। उसे श्री प्रकाश से काल भैरव बनना होगा। उसे अपने भीतर की स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाओं को जागृत करना होगा, अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण करना होगा। यह निर्णय आसान नहीं था। इस प्रक्रिया में उसकी अपनी पहचान खो सकती थी, उसका अस्तित्व हमेशा के लिए बदल सकता था। पर उसे अपने सामने मानवता का भविष्य दिख रहा था। उसने प्रयोगशाला के सबसे गुप्त कक्ष में प्रवेश किया, जहां ऊर्जा का केंद्र था। उसने अपने शरीर को क्वांटम कंप्यूटर से जोड़ा और उन मंत्रों का जाप शुरू किया जो काल भैरव की ऊर्जा को जागृत कर सकते थे। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, श्री का शरीर बदलने लगा। उसका आधा हिस्सा शांत और स्थिर रहा, जबकि दूसरा आधा हिस्सा उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा से धधकने लगा, जैसे देवी काली का स्वरूप हो। उसकी चेतना का विस्तार हुआ। अब वह केवल श्री नहीं था, वह समय के प्रवाह को महसूस कर सकता था। वह विक्रम के क्रोध और काया के मोह को अपनी नसों में महसूस कर सकता था। उसे उन दोनों के प्रति गहरी करुणा महसूस हुई। वह समझ गया कि वे बुरे नहीं हैं, बस अपनी अधूरी आत्माओं के कैदी हैं। उसे यह भी पता चला कि रक्त गर्भ की ऊर्जा एक जीवित सत्ता बन चुकी है, एक रक्त पिपासु चेतना जो अब केवल विनाश चाहती है। श्री प्रकाश अब श्री नहीं रहा था। वह काल भैरव बन चुका था, समय का रक्षक, और वह जानता था कि अंतिम युद्ध अब निकट है। उसे विक्रम और काया का सामना करना होगा, न कि उन्हें नष्ट करने के लिए, बल्कि उन्हें मुक्त करने के लिए। जब श्री काल भैरव के रूप में परिवर्तित हो रहा था, उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में एक और शक्ति हरकत में आ चुकी थी। टाइम बैलेंस कमांड यानी टीबीसी ने कैलाश पर्वत के नीचे से आ रहे क्वांटम ऊर्जा के स्रोत की सटीक पहचान कर ली थी। उन्हें पता था कि यह कोई आतंकवादी हमला या प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह समय की संरचना पर सीधा प्रहार है। टीबीसी कोई साधारण सरकारी एजेंसी नहीं थी। इसके सदस्य, जिन्हें कालयात्री कहा जाता था, समय के प्रहरी थे। वे इतिहास के अलग अलग युगों से चुने गए थे और उन्हें समय की धारा को स्थिर रखने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उनका सिर्फ एक ही मिशन था, समय रेखा में किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव को रोकना।
टीबीसी के सबसे कुशल कालयात्री कमांडर ईवा जेनकिंस को इस मिशन का नेतृत्व सौंपा गया। ईवा 22वीं सदी की एक सैनिक थी जिसे क्वांटम विसंगतियों से निपटने में महारत हासिल थी। वह जानती थी कि इस तरह की ऊर्जा का स्रोत केवल कोई प्राचीन कलाकृति या कोई अत्यंत उन्नत तकनीक हो सकती है। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया और कैलाश के लिए रवाना हो गई। उनके पास साधारण हथियार नहीं थे। उनके अस्त्र समय के सिद्धांतों पर काम करते थे। उनके पास क्रोनो फ्रीजर थे जो किसी भी वस्तु को कुछ क्षणों के लिए समय में स्थिर कर सकते थे। साथ ही डायमेंशनल शिफ्टर्स थे जो उन्हें दीवारों के आर पार जाने की क्षमता देते थे। कमांडर ईवा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र था 0 पॉइंट एनर्जाइजर। यह एक ऐसा उपकरण था जो किसी भी ऊर्जा स्रोत को उसकी उत्पत्ति के बिंदु पर वापस भेजकर उसे निष्क्रिय कर सकता था। यह अत्यंत खतरनाक था क्योंकि इसका गलत उपयोग एक ब्लैक होल भी बना सकता था। ईवा जानती थी कि रक्त गर्भ जैसी शक्ति से निपटने के लिए उसे इस अंतिम अस्त्र का उपयोग करना पड़ीडीडीएच सकता है। उसे यह नहीं पता था कि उसका सामना केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग से नहीं बल्कि 3 शापित आत्माओं और एक प्राचीन अभिशाप से होने वाला है। उसकी ट्रेनिंग उसे मशीनों और तकनीकों से लड़ना सिखाती थी, पर तंत्र और आत्माओं के युद्ध के लिए वह तैयार नहीं थी। जैसे ही टीबीसी की टीम ने कैलाश की प्रयोगशाला में घुसपैठ की, उनका सामना विक्रम के सुरक्षा बलों से हुआ, जिन्हें रक्त गर्भ की ऊर्जा ने सुपर सोल्जर बना दिया था। एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। कालयात्रियों के समय आधारित हथियार उन सुपर सोल्जर्स पर ज्यादा असर नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी शक्ति भौतिक नियमों से परे थी। ईवा को जल्द ही एहसास हो गया कि वे एक ऐसी लड़ाई में फंस गए हैं जिसके नियम वे नहीं समझते। उन्हें लगा कि विक्रम और काया ही मुख्य खतरा हैं। वे श्री प्रकाश यानी काल भैरव की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान थे, जो उस प्रयोगशाला के हृदय में अंतिम टकराव की तैयारी कर रहा था। प्रयोगशाला का केंद्र अब एक महायुद्ध का मैदान बन चुका था। एक तरफ थे विक्रम और काया जो अपनी शक्तियों के नशे में चूर थे। विक्रम रक्त गर्भ की ऊर्जा से नियंत्रित होकर एक अजेय योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसकी आंखों में वही प्राचीन वीरभद्र की ज्वाला थी। काया अपने तांत्रिक मंत्रों से ऊर्जा के ऐसे जाल बुन रही थी जिन्हें भेद पाना कालयात्रियों के लिए असंभव था। दोनों मिलकर एक विनाशकारी शक्ति बन चुके थे। उन्हें लग रहा था कि वे अपनी नियति को नियंत्रित कर रहे हैं, पर वास्तव में वे रक्त पिपासु चेतना की कठपुतलियां मात्र थे जो उनके माध्यम से पूरे विश्व में फैलना चाहती थी। दूसरी तरफ थी कमांडर ईवा और उसकी कालयात्री टीम। वे अपनी उन्नत तकनीक और प्रशिक्षण के बल पर लड़ रहे थे, पर वे लगातार पीछे हट रहे थे। विक्रम की पाशविक शक्ति और काया की रहस्यमयी माया के सामने उनके हथियार कमजोर पड़ रहे थे। ईवा ने महसूस किया कि इस लड़ाई को जीतने का एकमात्र तरीका ऊर्जा के स्रोत यानी रक्त गर्भ को नष्ट करना है। उसने अपनी टीम को कवर फायर देने का आदेश दिया और स्वयं 0 पॉइंट एनर्जाइजर लेकर रक्त गर्भ कक्ष की ओर बढ़ी। उसे नहीं पता था कि वह सीधे उस तूफान के केंद्र में जा रही है जहां एक तीसरी शक्ति भी मौजूद थी। जैसे ही ईवा रक्त गर्भ कक्ष में पहुंची, उसका सामना काल भैरव से हुआ। श्री, जो अब पूर्ण रूप से अर्धनारीश्वर के स्वरूप में था, कक्ष के केंद्र में खड़ा था। उसकी उपस्थिति शांत फिर भी असीम शक्तिशाली थी। एक पल के लिए ईवा को लगा कि यही असली दुश्मन है। उसने अपना अस्त्र काल भैरव पर तान दिया, पर तभी काल भैरव ने बात की। उसकी आवाज में पुरुष और स्त्री दोनों की ध्वनियाएं थीं। उसने ईवा को बताया कि असली शत्रु विक्रम या काया नहीं, बल्कि वह रक्त पिपासु चेतना है जो उन दोनों को और रक्त गर्भ को नियंत्रित कर रही है। उसने बताया कि इसे नष्ट करने से प्रलय आ सकता है। इसे केवल शांत किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है। विक्रम और काया भी उस कक्ष में पहुंच गए। अपने सबसे बड़े दुश्मन काल भैरव को देखकर वे क्रोध से भर गए। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर आक्रमण कर दिया। एक त्रिकोणीय युद्ध शुरू हो गया। विक्रम का क्रोध, काया की माया और काल भैरव का संतुलन। ईवा ने एक पल के लिए सोचा और फिर एक निर्णय लिया।
उसने काल भैरव पर भरोसा करने का फैसला किया। उसने अपने 0 पॉइंट एनर्जाइजर का लक्ष्य रक्त गर्भ की ओर किया, पर उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि काल भैरव को अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने में मदद करने के लिए। कैलाश की प्रयोगशाला के नीचे समय के 3 प्रहरी 3 शापित आत्माओं की नियति का अंतिम फैसला करने के लिए एक साथ आ गए। काल भैरव ने विक्रम और काया के प्रहारों को सहा। वह लड़ नहीं रहा था, वह बस उनकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर सोख रहा था। उसका अर्धनारीश्वर स्वरूप उसे क्रोध को करुणा में और मोह को त्याग में बदलने की शक्ति दे रहा था। जब ईवा ने 0 पॉइंट एनर्जाइजर की ऊर्जा को काल भैरव की ओर निर्देशित किया तो एक अद्भुत घटना घटी। काल भैरव की संतुलनकारी ऊर्जा कई गुना बढ़ गई। उसने उस ऊर्जा का उपयोग रक्त पिपासु चेतना पर प्रहार करने के लिए नहीं, बल्कि उसे शांत करने के लिए किया। उसने प्रेम और क्षमा का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्रोच्चार किया जो उस प्राचीन शाप की गांठ को खोलने लगा। जैसे ही मंत्र की ऊर्जा फैली, विक्रम और काया रुक गए। उनकी आंखों से लालिमा गायब होने लगी। सदियों में पहली बार उनकी आत्माओं को शांति का अनुभव हुआ। उन्हें अपने सभी जन्मों की स्मृतियां एक साथ दिखाई दी। प्राचीन युद्ध, महाकाशी का बंधन और हर जन्म का दर्द। वीरभद्र के हाथ से तलवार छूट गई और कामाख्या ने अपनी माया का त्याग कर दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में अब घृणा या मोह नहीं, बल्कि सदियों पुराने प्रेम और पश्चाताप के आंसू थे। श्री प्रकाश की आत्मा ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। उसने संतुलन स्थापित कर दिया था। तीनों आत्माएं एक सुनहरी रोशनी में विलीन होने लगीं, मुक्त होने के लिए तैयार। रक्त गर्भ की प्रयोगशाला शांत हो गई। रक्त पिपासु चेतना नष्ट नहीं हुई थी, वह बस गहरी निद्रा में चली गई थी, अपने अगले अवसर की प्रतीक्षा में। कमांडर ईवा और उसकी टीम ने जो देखा वह उनकी समझ से परे था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक अज्ञात ऊर्जा के हस्तक्षेप से खतरा टल गया है, पर ईवा जानती थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसे उस अर्धनारीश्वर स्वरूप का चेहरा याद था और वह जानती थी कि इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें विज्ञान कभी नहीं समझ सकता। वह अपने समय में वापस लौट गई, पर अपने साथ एक अनसुलझा रहस्य लेकर। तीनों आत्माएं मुक्त हो गईं। वे काल चक्र के बंधन से आजाद हो गए। पर क्या चक्र घूमना बंद हो गया? नहीं। प्रकृति का नियम है कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। महाकाशी के ज्ञान सागर में 3 नई आत्माओं ने जन्म लिया। उनकी नियति अभी लिखी जानी थी। क्या वे इतिहास की गलतियों से सीखेंगे या वे भी शक्ति के मोह में पड़कर एक नया चक्र शुरू करेंगे? कैलाश की बर्फीली चोटियों पर अब शांति थी, पर हवा में एक फुसफुसाहट बाकी थी। एक कहानी खत्म हुई थी, पर महागाथा अभी बाकी थी। रक्त पिपासु सोया हुआ है, पर वह हमेशा के लिए नहीं सो सकता, क्योंकि काल का चक्रव्यूह कभी समाप्त नहीं होता। वह बस अपना रूप बदल लेता है।